जहां गर्मी होगी वहां कोई चीज सॉलिड रह नहीं सकती। जहां गर्म होगा वो चीज पिघली हुई होती है, हाँ लिक्विड फॉर्म में होती है ना। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना गर्म होने के बावजूद भी कोर सॉलिड है। तो क्यों कोर सॉलिड है? क्योंकि कोर के ऊपर प्रेशर बहुत है, सबसे अंदर है वो। तो पूरी पृथ्वी उसको दबा रही है, पूरी पृथ्वी का वजन, पूरी पृथ्वी का भार वो बर्दाश्त कर रही है। कोर सारा प्रेशर इसी पर पड़ रहा है, सब तरफ से, इसका भी प्रेशर, इसका भी प्रेशर, इसका भी। इसलिए ये क्या होगी, कॉन्साइज होके, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। ओके, तो ये सॉलिड है। अब कोर के ऊपर होता है क्या? कोर के ऊपर क्या होता है जानते हैं आप लोग? मेंटल। क्या? कोर के ऊपर मेंटल, कोर के ऊपर मेंटल होता है। इज इट ओके? कोर के ऊपर क्या? मेंटल। मेंटल नहीं बोलना, मेंटल मतलब पागल होता है। मेंटल, मेंटल, MAN, MAN, ME से मेंटल होगा, मेंटल। ठीक, यहां लिख दो मेंटल, मेंटल। कोर के ऊपर मेंटल। मेंटल कैसा होता है? मेंटल सेमी लिक्विड होता है। ओके, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। फेविकोल जानते हो आप? फेविकोल जैसा होता है, ऐसा पानी जैसा, डीजल जैसा, पेट्रोल जैसा भी नहीं है कि गिराव बह जाएगा। ठीक, और ऐसा भी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बर्फ जैसा सॉलिड। सेमी लिक्विड मतलब बहेगा तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत हैवी है, बहुत भारी है। तेल जानते हो? तेल, कई तरह के तेल, जैसे एक तेल खाते हैं हम घर में, खाने का तेल होता है। तो खाने के तेल में दो तेल आपको बताता हूं। एक रिफाइंड ऑयल होता है, हल्का होता है, हल्का मतलब कि पतला, बह जाता है। और एक अरंडी का तेल होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। तो ये गाढ़ा है, लिक्विड है लेकिन बहुत गाढ़ा है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि लोहा, लोहे को आप भट्टी में रख दो, लोहा पिघल के पानी बन जाए, तो पानी ऐसा नहीं बनेगा कि बहने लगेगा, गाढ़ा लिक्विड लोहे का होगा। वैसा ही है ये मेंटल। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेंटल लिक्विड फॉर्म में होता है। मेंटल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रहेगा। ओके, अब मेंटल के ऊपर जो है, मेंटल के ऊपर तीसरी परत है। फिर से ये कोर हो गया, ये मेंटल। सबसे, इनमें सबसे जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है वो कोर है। हालांकि मैंने यहां इमेज में, क्योंकि मुझे कोर से बहुत लेना नहीं है, इसलिए इमेज में मैंने इसको कम दिखाया है। यहां मैं मेंटल ज्यादा दिखा रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं आपको कि ऐसा मत समझना कि कोर छोटा सा है, मेंटल बड़ा है। ठीक, सबसे बड़ा कोर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेंटल है। ठीक, अब तीसरा जो है इस मेंटल के ऊपर, ये तीसरा क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे संतरे के ऊपर संतरे का छिलका। ये दीवार देखते हो आप, दीवार पे चूना लगा है, चूना गिर जाता है तो क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते, क्या है कि क्या उतर गया? पपड़ी। इसी को हिंदी में परपटी कहते हैं। और ये पपड़ी है किसकी? भू, यानी पृथ्वी की। तो भू परपटी। ओके, यानी पपड़ी जैसा है वो, पपड़ी जैसा, बहुत पतला है। मतलब बहुत पतला मतलब ऐसा नहीं इतना है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी में इतना पतला तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किन जैसा हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसकी सबकी मोटाई बता दे रहा हूं, तब आप कंपेयर करना कितना कितना है। यह है 80 to 100 किलोमीटर। क्या? जो पपड़ी है, क्रस्ट की मोटाई, मतलब क्रस्ट आपको कहां तक मिलेगा? 80, कहीं कहीं 80 किलोमीटर गहराई तक होगा क्रस्ट।
उसके बाद ही मेंटल मिल जाएगा, और कहीं कहीं 100 किलोमीटर की गहराई तक, इससे ज्यादा नहीं है। 80 से 100 किलोमीटर की गहराई तक आपको क्रस्ट मिलेगा। क्रस्ट सॉलिड है। कैसा है? ठंडा है। सॉलिड भी और ठंडा भी है। ओके, समझे? इसके बाद 2900 किलोमीटर का ये मेंटल है। 2900 किलोमीटर, कहां 100 किलोमीटर, कहां 2900 किलोमीटर। मतलब समझे? कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे समझ लो कि किसी का वजन अगर 1 किलोग्राम है तो वो क्रस्ट है, और किसी का वजन 29 किलोग्राम है तो मेंटल है। मतलब इससे 29 गुना ज्यादा मोटा। क्रस्ट जितना मोटा है उससे 29 टाइम्स मोर थिक, उससे 29 गुना ज्यादा मोटा है मेंटल। तो कितना? ये 2900 किलोमीटर है, और ये 3000 किलोमीटर है। ओके, कोर की मोटाई कितनी है? 3000 किलोमीटर मोटा कोर है। ओके, अब टोटल अगर कर लो तो अप्रोक्सीमेट यहां से अर्थ सरफेस से और यहां तक 6 किलोमीटर तक अर्थ का सेंटर, 6000 किलोमीटर तक अर्थ का सेंटर। पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 किलोमीटर तक हम गहराई में जाएंगे तो हमें अर्थ का सेंटर मिलेगा। इज इट ओके? इससे भी बड़ी बात अब आपको समझनी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब क्या है बेटा, हीट जानते हो आप? हीट मतलब क्या? गर्मी। पक्का? हीट मतलब उष्मा या गर्मी कहते हैं, ठीक है? मतलब उष्मा कहते हैं हिंदी में। उष्मा गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। हीट कम है, ठंडी है, हीट ज्यादा है, गर्म है। क्लियर है? इज इट ओके? हीट ट्रांसफर जानते हो? उष्मा का स्थानांतरण, हीट का ट्रांसफर। उष्मा कब होता है हीट ट्रांसफर? आइडिया आप लोगों को कुछ कि हीट का ट्रांसफर कब होता है? नहीं होता है। हीट का ट्रांसफर हमेशा तब होता है जब दो अलग अलग हीट वाली वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। इसके अलावा नहीं हो सकता है। नहीं समझे? दो ऐसी वस्तुओं का जिनके हीट में डिफरेंस हो, मतलब एक ठंडी है, एक गर्म है। जैसे ये ठंडा है, मैंने इस पर हाथ रखा, ठीक, मेरा हाथ गर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक और छोटी सी बात बता दो, हीट को मेजर किया जाता है, हीट का मापक होता है टेम्परेचर। क्या? हीट को बताने, जैसे मैं बोलूं मैं गर्म हूं, तो आप पूछो कितना, तो मैं बोलूंगा मेरा टेम्परेचर इतना है। तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर में, ठीक। और फिर टेम्परेचर बताने के अलग अलग हमारे पास स्केल होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में बता सकते हैं, केल्विन में बता सकते हैं, फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, ठीक। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के थर्मामीटर्स होते हैं जो हीट को मापते हैं। जानते हैं आप लोग? 3 प्रकार के थर्मामीटर जानते हैं। पहला थर्मामीटर कौन सा है? पहला साइंटिफिक होता है। कहला साइंटिफिक थर्मामीटर, यानी वैज्ञानिक थर्मामीटर, उसका उपयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक। ओके, वो डिग्री केल्विन में मापता है, मतलब उसके जो रीडिंग्स होते हैं वो केल्विन में नापी जाती हैं। क्लियर है? ओके, तो पहला थर्मामीटर केल्विन थर्मामीटर, ये टाइप ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज क्या? थर्मामीटर का उपयोग क्या? हीट मापना। तो पहला थर्मामीटर केल्विन थर्मामीटर। ओके ओके, केल्विन थर्मामीटर, सपोज कर लो ये थर्मामीटर है ना, ये थर्मामीटर है केल्विन मान लो, ठीक। तो इसमें क्या होता है, किसी भी थर्मामीटर में 2 पॉइंट्स होते हैं। क्या? किसी भी थर्मामीटर में एक लोएस्ट पॉइंट होता है, एक अपर पॉइंट होता है। मैं यहां पर निशान बना देता हूं, ये लोएस्ट, ये अपर। क्लियर? लोएस्ट पॉइंट जो होता है,
जो सबसे निम्न बिंदु होता है थर्मामीटर का, वो होता है एफपी। क्या? एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? जिस पर पानी जमता है, जिस पॉइंट पर पानी जम जाए वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिंदी में उसको हिमांक कहते हैं। और दूसरा होता है बीपी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर पानी उबलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज इट ओके? तो केल्विन थर्मामीटर में जो एफपी है, एफपी इधर लिख दे रहा हूं ना इसके सामने, केल्विन के सामने, एफपी 0 होता है। यानी केल्विन थर्मामीटर में भी अगर आप बर्फ का टेम्परेचर नापोगे तो 0 बताएगा वो, ठीक। लेकिन उबलते पानी का में जब डालोगे थर्मामीटर को तो वो 273 बताता है। हाँ, हाईएस्ट हो 273। क्लियर है? ये केल्विन थर्मामीटर है। इज इट ओके? दूसरा थर्मामीटर, ये हमारे पास होता नहीं है ना, हमने अभी अपनी जिंदगी, मतलब आपने क्या देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, जबकि मैंने तो एमएससी की है, हमने भी नहीं देखा है थर्मामीटर कहीं, ठीक। बिकॉज ये लैबोरेटरीज में मिलता है, साइंटिस्ट कोई होगा उसके पास रहता है, ये उसके यूज की चीज है, तो हमारे आपके यूज की चीज नहीं है। ओके। दूसरा थर्मामीटर वो होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां आती है नर्स और कहती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेना है, हमें देखना है कि आपको बुखार है कि नहीं है। ओके। तो वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसको फ़ारेनहाइट थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। क्या? फ़ारेनहाइट या क्लिनिकल। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इज इट ओके? क्या? फ़ारेनहाइट या क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। और उस वाले थर्मामीटर में ना, इस वाले थर्मामीटर में फिर यहां फ़ारेनहाइट लिख दे रहा हूं, ठीक, और यहां पर बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट, जब उबलता पानी होगा तो वो रीडिंग दिखाएगा 212। मतलब समझे? टेम्परेचर 212 नहीं हो गया, वो वाला थर्मामीटर ऐसा है कि उबलते पानी में डाल दोगे तो उसमें पारा 212 पर पहुंच जाएगा, और बर्फ पर रख दोगे उसी थर्मामीटर को थोड़ी देर तो वो दिखाएगा, जो ये 0 दिखा रहा था उसमें 32 दिखाएगा। समझे? हाँ, ओके। कितना दिखाएगा? 32 दिखाएगा, यानी 32 डिग्री। क्या? फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? इसके और इसके बीच में कितना रीडिंग होगी, मतलब कितने बराबर खाने होंगे ऐसे ऐसे, तो एक एक अंक पर एक एक खाना होगा। 180, 180, इसके 180 पार्ट्स होंगे, ठीक। ओके। इसके बाद फिर तीसरा थर्मामीटर होता है, ठीक। जो थर्ड थर्मामीटर होता है, जो तीसरा थर्मामीटर होता है, उसको हम रूम थर्मामीटर बोलते हैं। क्या? रूम या डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर। रूम थर्मामीटर या डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर होता है। क्लियर? ये हमारे रूम में लगा होता है, ये एसी में लगा होता है, जो बताता है आपको कि, कहते हो ना एसी का थोड़ा टेम्परेचर गिराओ ना, कितना 23 कर दो, ठंड है कहते 26 कर दो, थोड़ा गर्म रखेगा कमरा, ठीक। बहुत गर्मी पड़ रही है, बाहर का टेम्परेचर 35 है, यहां 23 कर दो, तो वो जो दिखाता है ना 16, 18, 20, 23 हो गया, वो रूम थर्मामीटर है। क्या है? रूम थर्मामीटर। इज इट ओके? आई बात समझ में? उसमें क्या होता है, उसमें ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 बताता है। रूम थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, उबलता हुआ पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बीच में है इसके 100 पार्ट्स। अब बस एक छोटी सी जो बेसिक एग्जाम्स होती हैं उनमें कौन सा ज्यादा इफिशिएंट थर्मामीटर इन दोनों में? सेंटीग्रेड ज्यादा बेहतरीन है या फ़ारेनहाइट ज्यादा बेहतरीन है? क्यों? ना 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 ना, ऐसा नहीं। इसलिए ज्यादा बेहतरीन है कि देखो
जैसे हमने कहा ये और ये जीरो हुआ, जीरो से हम बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 100 तक, ये जीरो हुआ, ये 1 हुआ, ठीक, ओके। ये डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर का ये एक रीडिंग के बीच का स्पेस हो गया। इसी को हम अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, ये जीरो हुआ, ये लगभग 2 हो गया, बीच में एक और रीडिंग आ गई, समझे। अब सपोज कर लो किसी का टेम्परेचर यहां है, यहां, तो ये नहीं बता पाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, हम क्या बोलना पड़ेगा, हमें 0 और 1 के बीच में है इसका टेम्परेचर, लेकिन ये बता ले जाएगा इसका टेम्परेचर 1 है। नहीं समझे, किसी भी थर्मामीटर के जितने छोटे छोटे पार्ट होंगे वो उतना छोटी छोटी रीडिंग भी ले सकता है, नहीं बात समझे, और जिसमें जितने बड़े बड़े पार्ट होंगे वो उतनी कम एक्यूरेट रीडिंग लेगा, क्लियर। तो इसके पार्ट 100 हैं और इसके पार्ट 180 हैं, तो आप बोलो सबसे बेहतरीन थर्मामीटर क्या है, जो बहुत छोटे से छोटे टेम्परेचर डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है इन दोनों में, तो आप कहोगे इसकी तुलना में ये ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि इसमें 180 खंचे हैं, खाने हैं, और इसमें समझे ना, जैसे सपोज कर लीजिए एक हाथ, ऐसे बोलते हैं ना एक हाथ, अब कोई चीज कमरे को हाथ में नापना हो तो इससे माप दोगे, लेकिन मैं बोलूँ ये पेन, तो आप कहो क्या बोलोगे, अब क्या कहोगे इसको, आधा हाथ की पौना हाथ, क्या बोलोगे, बोलोगे भाई देखो हाथ में तो है ही नहीं वो, ठीक। तो इसके लिए फिर छोटा स्केल लो, तो जो जितना छोटा स्केल होता है उतना बेहतरीन होता है। एक बित्ता, क्लियर, बित्ते में आ जा रहा है ये, इससे भी छोटा और एक्यूरेट करना, उंगलियों से नाप लो, ये 5 4 3 3 6 3 9 उंगली है, ठीक, और एक्यूरेट बता दिया इसने। हाथ में क्या बोल रहे थे आप, मतलब एक हाथ भी नहीं है यार, अब छोटा बड़ा क्या बोलूं मैं, आधा हाथ भी नहीं है, कुछ ऐसा ही मान लो, एक हाथ से कम, ये तो तुक्का लगाना हुआ, एक्यूरेट तो 9 उंगली, समझे। तो जो जितना छोटा स्केल होगा उतना बेहतर स्केल होता है। तो इन तीनों थर्मामीटर्स में जो हमारा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है सबसे बेहतरीन थर्मामीटर होता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका इस्तेमाल हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। तो डॉक्टर्स थर्मामीटर है ये, डॉक्टरों का थर्मामीटर है। इज इट ओके? अब मेरा थर्मामीटर नहीं पढ़ाना काम था ना, ये तो मैंने एडिशनल आपको नॉलेज दे दी। ओके, अब देखिए क्या बच्चा कि एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, जोड़ दें आपस में, तो अब होगा हीट का ट्रांसफर। और किधर से किधर होगा? हाई टू लो। क्या हमेशा हीट का ट्रांसफर किधर होता है? हाई टू लो, मतलब ऊंचे तापमान से कम तापमान की ओर ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर है, हीट चलना शुरू कर देती है। तो हीट इधर से इधर जाएगी, कब तक जाती रहेगी? जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। दोनों में बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे? 50 + 35 बटे 2 बराबर 85 बटे 2, यानी 42.5। 42.5 इसका होगा बढ़ के 42.5 और ये घट के 50 से घट के 42.5 आएगा। और जैसे ही ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था। जब तक दोनों साम्य अवस्था में ना पहुंच जाए तब तक हीट का ट्रांसफर एक बॉडी यानी एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर होता रहता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही है। जब तक दो नहीं कई निकाय हो, मान लो, कहने का मतलब हम यहां 4 लोग हैं, 4 बॉडी हैं,
ओके, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, हम सब एक दूसरे से चिपक जाएं, हमारी बॉडी का सबका अलग अलग टेम्परेचर मान लो, कोई बहुत ठंडा है, कोई बहुत गर्म है, कोई नॉर्मल है, मॉडरेट है। ओके, तो कब तक हमारे बीच में हीट का ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक, हाँ समझे, तो जब तक कि सबका टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफर चलता रहेगा। क्लियर है? ओके, बर्फ है, हमारा हाथ है, ऐसे हम हाथ रख देते हैं बर्फ पर। अब आप बताओ जरा, बर्फ हमें ठंडा करता है या हम बर्फ को गर्म करते हैं? हम बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ हमें ठंडा नहीं करता है। हमसे तो हीट ले रहा है वो, और लेते 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 इतना गिरा देता है हमारा टेम्परेचर ना कि हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। वो हमें हीट दे नहीं रहा है, हमसे हीट ले रहा है, क्योंकि हम गर्म हैं। तो हमेशा हीट का ट्रांसफर, पहली बात, हाई टू लो हीट का ट्रांसफर होता है, ये याद रखना है आपको। और कब तक होता है हीट का ट्रांसफर? जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं पहुंच जाए तब तक होता है हीट का ट्रांसफर। क्लियर है? अब दूसरी बात ये समझना बेटा कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब हीट का ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है। समझे? हीट का ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है, मतलब कितने तरीके हो सकते हैं हीट ट्रांसफर के। जैसे मैंने कहा आपको न्यू मार्केट जाना है, आप कहते हो कितने तरीके से जा सकते हैं? सर मैं कहता हूं पहला आप पैदल जा सकते हो, ठीक है, दूसरा बाइक से जा सकते हो, तीसरा ओला कैब कर लो, कार से जाओ, चौथा अपने दोस्त की गाड़ी में। कई तरीके हैं जाने के। बड़े आदमी हो चॉपर मंगवा लो, भाई मोदी वोदी जैसे बन जाओगे तो कार से भी नहीं जाओगे, सीधे वहीं हेलीपैड बनेगा, है ना, रोशनपुरा में कहीं, वहां सीधे यहाँ से हेलीकॉप्टर, भाई होता है ना, जमहूरी मैदान से आते हैं, यहाँ आना रहता है, जमहूरी मैदान में आए हैं, और जमहूरी मैदान से बस इतना आना रहता है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखानी रहती है। ठीक, इसके लिए हेलीकॉप्टर से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आते हैं, वहां जगह है हेलीकॉप्टर उतर, वहां से कार से आते हैं, समझे ना। तो ऐसे बड़े आदमी बन जाओ तो हेलीकॉप्टर से चलोगे। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां से न्यू मार्केट जाने के कई तरीके हो सकते, वैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर के भी कई तरीके हो सकते हैं। नई बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, बट ध्यान नहीं दिया है। तो अब मुझसे सुनिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर के उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। 3 विधियों से हीट का ट्रांसफर होता है। क्लियर है? फर्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। पहली जो विधि है उस उष्मा स्थानांतरण की, उसको चालन कहते हैं। चालन विधि से ओके। और जिसमें भी हीट का ट्रांसफर इस विधि से होता है, जिस पदार्थ में हीट का ट्रांसफर इस विधि से होता है वो चालक कहलाता है। और जिसमें सबसे अच्छा होता है वो उष्मा का अच्छा चालक यानी सुचालक होता है, और जिसमें इतना अच्छा नहीं होता वो उष्मा का कुचालक कहलाता है। यानी बैड हीट कंडक्टर भी होता है और गुड हीट कंडक्टर भी होता है। क्लियर है? हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे आप महसूस कर सकोगे, जैसे रेत है, नमक है, दे आर द गुड हीट कंडक्टर्स, मतलब ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसका मतलब समझे? कहने का मतलब कि बहुत तेजी से गर्म होते हैं ये, रेत बहुत तेजी से गर्म होता है। और एक बात समझना आप, क्या कि अच्छा जो होता है, जितना प्रकृति कहती है वो उतना बुरा भी होता है। मतलब अगर ये अच्छे अवशोषक हैं, यानी तेजी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो दे आर द गुड एब्जॉर्बर। ओके, ऑल्सो दे आर द गुड एमिटर। जितनी तेजी से गर्म होते हैं उतनी तेजी से ठंडे भी हो जाते हैं। समझे बात? क्या, किसकी बात कर रहा हूं? रेत। जितनी तेजी से रेत गर्म होता है उतनी तेजी से रेत ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है ना, रेगिस्तान, राजस्थान, अजमेर, जैसलमेर की बात करें, अजमेर क्या, जैसलमेर में गर्मियों में भयानक गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी भयानक गर्मी पड़ती है भाई मेरे कि आप चप्पल पहन के जाओगे ना, चप्पल पिघल जाएगी।
जूते लोग पहन के जाते हैं ना, जूते 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 चिपकाने के लिए जो फेविक्विल जैसा, फेविक्विक जैसा आता है, उसमें जूतों चमड़े ऐसे चिपकते हैं ना, जूते की सोल नीचे रह जाएगी, आप ऐसे ही पहने घूमते रह जाओगे, मोजे चलते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कब नीचे का सोल खिसक गया। इतनी भयानक गर्मी पड़ती है, इतनी। वहीं उसी दिन रात में, उसी दिन रात में कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। समझे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में बहुत तेजी से हीट एब्जॉर्ब करती है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और रात शाम ढलते ही 7-8 बजे के बाद जितना हीट एब्जॉर्ब किया था ना सब रिलीज कर देती है। मतलब उसमें हीट ट्रैप करने की कैपेसिटी नहीं है। समझे? मतलब हीट को रोक के नहीं रह पाती है, रोक नहीं पाती है, थाम नहीं पाती है। अच्छा गुण नहीं है उसका ये। तो राजस्थान, रेगिस्तान, जैसलमेर, जोधपुर जाओ तो कंबल लेके जाना, ठीक, लेकिन रूम एसी होना चाहिए होटल का। तो आप कहोगे जब कंबल की बात करो तो एसी रूम क्या कर लेगा, वैसे भी ठंड में कहां एसी यूज करते हैं। तो भैया मेरे, दिन में भयानक गर्मी पड़ती है वहां पर, रातें वहां की बहुत ठंडी होती हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। इज इट ओके? इसको क्या कहते हैं? दिन और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या कहते हैं? हाँ, अगर आपसे परीक्षा, किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, पूछा ऐसे जाता है, मतलब अब देखो कई एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, जो हाई स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह की परीक्षा पूछी जाती है कि किसी स्थान का, ओके, एक दिन का, दैनिक, डेली टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह स्थान या उस स्थान को आप किस नाम से चिन्हित करोगे? और फिर नीचे ऑप्शन रहेगा लेह, मतलब एक ही दिन का टेम्परेचर डिफरेंस। समझे कि एक ही दिन का टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब हो गया दिन में पहुंच गया 45 डिग्री, दोपहर में भयानक 3-4 बजे, और रात में हो गया 5 डिग्री, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 40 डिग्री। ओके, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री है तो 4 ऑप्शन में देता हूं, वो शहर होगा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन 2 लेह, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन डी जैसलमेर। बस इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमारे भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां होता है तो आप बताना जैसलमेर में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछा जाए किस पदार्थ में होता है तो वो कहना रेत, नमक में टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए मूंगफली भूनने के लिए रेत या नमक का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आपकी मूंगफली सेक देता है। लेकिन जितनी जल्दी गर्म होता है, थोड़ी देर आपने चूल्हे से उतारा, उतनी जल्दी रेत ठंडी हो जाती है। दूसरी, तवा उतना जल्दी ठंडा नहीं होता है, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है। इज इट ओके? अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इतना जान ही रहे हो आप तो, क्या कि जो पानी है, पानी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर इज द बैड कंडक्टर, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। कहने का मतलब वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, और जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है वो देर से गर्म होता है, और देर से गर्म होता है तो ठंडा भी देर से होता है। समझे? तो दिन भर पानी गर्म होता है तालाब का, ठीक, और ठंडा होने में सुबह के 4 बजा देता है। इसीलिए जब सर्दी की रात में भी अगर आप तालाब में जाओ, ठंडी का महीना है, और तालाब में घुस जाओ ना, तालाब का पानी आपको अच्छा फील देता है। क्या है? तो गर्म है पानी, गर्म, कुएं में गर्म है पानी। क्यों? क्योंकि उसने हीट को ट्रैप किया है। क्योंकि तालाब, नदी, झील, इनमें क्या होता है, पानी रोशनी, हीट गहराई तक घुसती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, 200 मीटर अंदर तक जाता है पानी, रोशनी पानी में, तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। इज इट ओके? आ रही बात समझ में?
पक्का? तो चलिए अब भी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कंडक्शन क्या होता है, यानी चालन क्या होता है। तो देखिए, एक मैटर है, ये पदार्थ है ना, कोई भी छड़ है, रॉड है, इस पदार्थ में, इस मैटर में एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये पदार्थ के अणु है ना। ओके, यहां पर है सोर्स ऑफ हीट, मतलब यहां हमने बर्नर जला दिया, आग निकलने लगी, इससे ये जो मॉलिक्यूल है इसको हीट रिसीव होती है, मतलब ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या होता है, जब कोई चीज हीट, हीट एक तरह की एनर्जी है, जब कोई चीज हीट एनर्जी रिसीव कर लेती है ना, तो वो डायनेमिक हो जाती, मतलब वो स्थिर नहीं रह पाती, वो हिलने डुलने लगती है, ऐसे वाइब्रेट, कांपने लगती है, वाइब्रेट करने लगती, तो ये वाइब्रेट करने लगी ऐसे, ठीक। वाइब्रेट करने से यानी कंपन उत्पन्न हो जाता है उस अणु में, कंपन होने से ये अपने बगल के अणु से टकराती है, इससे इससे इसका कोलिशन हुआ, जैसे कोलिशन, जैसे इसके कांटेक्ट में आई, इसने अपनी हीट का कुछ हिस्सा इसको दे दिया, इससे ये कांपने लगी, ये इससे टकराई। हीट एक मॉलिक्यूल से, एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे मॉलिक्यूल से, इसमें देखो आप मॉलिक्यूल्स में रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं, बस अपनी जगह पर वो कांप रहे हैं बस, ठीक, और कांपने से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, समझे ना? समझ के बाद, जैसे आप एक मॉलिक्यूल हो, आप अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं कहीं जा रहे हो, अपनी कुर्सी पर ही कांपने लगे, कांपते कांपते इनसे टकराए, हीट दे दिया इनको, ये हीट पाके ये वाइब्रेट करने लगे, इन्होंने हीट उसको दे दी, वो हीट पाके ऐसे जगह कोई नहीं छोड़ रहा है। दिस मेथड इज कंडक्शन। इस तरह से हीट का ट्रांसफर, ये पूछा जा चुका एग्जाम में, सिर्फ सॉलिड मैटर्स में होता है। फिर से दोहरा दे रहा हूं कि पूछा जाए आपसे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो आप बताओगे चालन की विधि से होता है। ओके ओके, जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनमें कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। इज इट ओके? फिर से दोहरा दूं कि जैसे लोहा है, खाना बनाते हैं आप लोग, बनाया ही होगा, कढ़ाई में कड़छी डालते, थोड़ी देर में कड़छी जहां पकड़े हुई है अपना वो गर्म हो जाती है। अगर तवे में अगर लकड़ी का मुट्ठा नहीं लगा हुआ पकड़ने के लिए, हैंडल नहीं लगा हुआ है, तो तवे की जो रॉड निकली हुई है वो रॉड गर्म हो जाती है। लेकिन क्या जैसे ही तवा गर्म हुआ वैसे ही रॉड गर्म हो जाती है? नहीं, टाइम लेता है। तवा पहले जहां आग डायरेक्ट आ रही है पहले वो गर्म होगा, फिर हीट धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ओके, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा तवा एक बराबर गर्म नहीं हो जाता। जब पूरा पूरा एक बराबर गर्म हो जाएगा तो गलना शुरू कर देगा, तब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, ये एक विधि हो गई चालन। दूसरी एक विधि होती है जिसको कहते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? हां जी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब हिंदी में होता है संवहन। क्या? संवहन। और जब भी मैं कन्वेक्शन या संवहन की बात करूं तो आप हमेशा समझना साइकिल। क्या? साइकिल, साइक्लिक, समझे? जैसे बता देता हूं कि बारिश भी होती है। बारिश जानते हो ना? बारिश कैसी होती है? तालाब था, बड़ा बड़ा ताल था, बड़ा ताल में गर्मी पड़ी, बड़े ताल का पानी भाप बना, भाप बन के ऊपर उठा, ऊपर उठता गया, ऊपर जाकर के यहां पर एक क्लाउड बन गया, बादल बन गया, बादल आगे बढ़ा, नीचे उतरा, बादल गर्म हुआ, बारिश होने लगी। बारिश का पानी बह के तालाब में आ गया, फिर पानी
ये जो वर्षा है इसको संवहनीय वर्षा कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इस तरह की बरसात को संवहनी, जैसा जहां भी ऐसा साइकिल बने, ऐसा चक्कर, ओके, दैट इज कन्वेक्शनल। आ रही बात समझ में? चलिए इसमें भी हम कन्वेक्शनल मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर देखते हैं। क्या? उष्मा स्थानांतरण की संवहनीय विधि, कैसे हीट ट्रांसफर होता है इसमें, इसको करके देखते हैं अपन। ये है एक हमारी तपेली, ठीक, तपेली या कोई भी कंटेनर, कांच का ले लीजिए ज्यादा बेहतर है। कांच का कंटेनर लेकर के इसमें ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कांच का एक बर्तन लेकर के, ठीक, उसको स्टोव पर रख दीजिए, बर्नर ऑन कर दीजिए, इसमें पानी भर दीजिए, यहां तक भर दिया। अब ये देखने के लिए कि कैसे गर्म हो रहा है ये, इसमें चाय की पत्ती डाल दीजिए थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये चाय की पत्ती जो बॉटम में थी ये ऐसे उठती है ऊपर और यहां तक आती है और फिर नीचे चली जाती है। ओके, ये ऐसे चलता रहता है। चाय की पत्ती ऐसे ऊपर आती है, नीचे जाती है। तुलसी की पत्ती डाल दोगे वो भी ऐसे ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आए, जो कुछ भी, दाल डाल दो, चावल डाल दो, सबको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे उबलता रहता है। समझे? ओके, समझे ना? क्यों ये ऊपर आ रहा है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, उनके साथ ये चावल या चाय की पत्ती भी ऊपर आ रही है। समझ गए कैसे होता है? ये ध्यान से समझना। जिस मॉलिक्यूल को, जिस अणु को हीट मिला, ठीक, उष्मा पाके उसमें प्रसार होता है। प्रसार होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। कम घनत्व हो जाता है तो हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो वो गर्म पार्टिकल, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर उठता है। समझे? समझ के बाद ऊपर आता है, ऊपर से क्या करता है, एक ठंडे और भारी मॉलिक्यूल को वो नीचे दबा देता है। वो मॉलिक्यूल अपने से नीचे वाले को नीचे दबा देता है। वो ऐसे यहां से जो खाली हुआ था उसकी जगह एक और आ जाता है, ये गर्म होके फिर ऊपर आ जाता है। समझ रहे बात? हाँ, आ रहे बात समझ में? जैसे कैसे हीट ट्रांसफर होता है इसमें, कि सपोज कर लीजिए यहां पर गर्मी है, इस चेयर पर जो बैठा हुआ है वो गर्मी रिसीव करके इस चेयर पर आ जाएगा, इस चेयर वाले को धक्का दे देगा उस चेयर पर, उस चेयर वाले को धक्का देगा उस चेयर पर, उस वाले को उस चेयर पे, उस चेयर पे, उस चेयर पे, उस चेयर वाला यहां आ जाएगा, ये हीट लेगा यहां, ऐसे साइकिल चलने लगती है। दिस इज कन्वेक्शनल मेथड, ये संवहनीय है। हमेशा ध्यान रखना, इस विधि से हीट का ट्रांसफर लिक्विड में होता है। ओके, परीक्षा में एमपीपीएससी में पूछा गया है ना कि द्रव में या द्रव पदार्थों में उष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो संवहनीय विधि से, संवहन, कन्वेक्शनल मेथड से। ओके, किस मेथड से? कन्वेक्शनल मेथड से हीट का ट्रांसफर होता है। और एक तीसरा होता है, एक तीसरा जिसको रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। तीसरी विधि होती है विकिरण। विकिरण से, विकिरण के माध्यम से, यानी ये माध्यम से हीट का ट्रांसफर ऐसे मीडियम में होता है जहां कोई भी कण नहीं है, मतलब वैक्यूम है, निर्वात है। निर्वात में हीट का ट्रांसफर रेडिएशन से होता है। जरूरी नहीं निर्वात ही हो, समझे? सपोज कर लीजिए ये भट्टी है, हम हाथ यहां रखे हुए हैं, फिर भी हमारा हाथ गर्म होता है, तो किस विधि से हीट का ट्रांसफर हो रहा है? तो अब बोलो रेडिएशन से। ये रेडिएशन से हमारे हाथ में हीट आ रही है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इस विधि में दोनों ऑब्जेक्ट्स को जिनमें हीट का ट्रांसफर होना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, एक दूसरे से दूर रहते हुए भी हीट ट्रांसफर हो सकता है इस विधि से। जैसे सूरज से पृथ्वी पर आता है हीट, किस माध्यम से आता है? तो कहते हैं सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण है। ये विकिरण विधि से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इज इट ओके? हमें सब नहीं पढ़ना था लेकिन मैंने पढ़ा दिया। मुझे यहां जानना था सिर्फ एक, कन्वेक्शनल मेथड।
चलते हैं, देखते हैं कहां कन्वेक्शनल मेथड की हमें जरूरत है। ओके, संवहनीय विधि से ऊष्मा ट्रांसफर की जरूरत कहां है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बेटा इसको समझ लेना, और फिर मैं चला जाऊंगा आज बताने के बाद ये क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा ये छोटा सा मैंने कोर बना दिया। कोर बहुत गर्म है, मतलब कितना गर्म है कि जो लोअर कोर है, यानी जो बिल्कुल इनर कोर है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर कोर है, कोर का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक, इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर? और इसके ऊपर है मेंटल। ठीक, बस छोटी छोटी बातें ध्यान से समझते चलना। ये जो अपर कोर है यही लोअर मेंटल है, समझे ना? और ये अपर मेंटल है, और अपर मेंटल ही लोअर क्रस्ट है, समझे ना? यहां तक समझ में आ गए? अब हमें नहीं जाना है बाकी सब में, हमें सिर्फ यहां देखना अपर मेंटल का टेम्परेचर जो है, अपर मेंटल का टेम्परेचर ये लगभग 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और लोअर मेंटल का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। अब किसका टेम्परेचर ज्यादा है? लोअर मेंटल का टेम्परेचर ज्यादा है, अपर मेंटल का टेम्परेचर कम है। और दूसरी चीज, ये लिक्विड है। मेंटल किस स्टेट में है? तो इसमें हीट का, जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का ट्रांसफर होगा। किधर से हीट ट्रांसफर होगी? हीट इधर से इधर ट्रांसफर होगी। और चूंकि ये लिक्विड है इसलिए इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे नीचे से ऊपर। कैसे? साइक्लिक, ऐसे। अब ऐसा समझो आप कि ये जो कांच है, ये कांच है क्रस्ट, और मेरा हाथ जो आ रहा है नीचे से, ये आ रहा है लोअर मेंटल से। अब ऐसे आया, ऐसे टकराया, ऐसे नीचे उतर गया, ऐसे आया, टकराया, नीचे। बार बार ये बहुत अधिक मैटर, बहुत मासिव मटेरियल आके इसमें टकरा रहा है। इससे क्रस्ट बेचारा पतला सा टूट जाता है, समझे? क्रैक आ जाता है क्रस्ट में। क्रस्ट मजबूत होता तो ये सब चीज नहीं होती, लेकिन क्रस्ट मजबूत नहीं है। क्रस्ट में नीचे से जब ये बहुत भारी मात्रा मलबा ऐसे उठता हुआ आ रहा है तेजी से और क्रस्ट में टकरा रहा है, तो क्रस्ट में क्रैक उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? हाँ, ओके, बस यहां पर आके रुकना है हमें। क्रस्ट में क्रैक उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? पक्का जी? अब देखो इस थ्योरी को, ये जो सिद्धांत है भाई, ऐसा होता है, ऐसा इतने दावे से कह रहा है ऐसा होता है, हमने भी नहीं देखा है, और आपको बताओ हमारे पापा ने भी नहीं देखा है कैसा होता है, और किसी साइंटिस्ट ने भी नहीं देखा। उनकी औकात नहीं है कि वो, मतलब आज तक जो सबसे नीचे गहराई तक गया है वो 1 किलोमीटर। ठीक, इससे ज्यादा गहराई में पृथ्वी के नीचे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, समझे? और वो भी मेंटल में, और कोर तो सब सिर्फ एक कल्पना है कि ऐसा होगा। वहां अंदर से जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू मलबा वगैरह बाहर आ रहा है, उसकी स्टडी करके हम जानते हैं अच्छा अंदर ये भरा हुआ है, समझे? जैसे एक बिस्किट लिया आपने, फूट गया, अंदर से चॉकलेट निकलने लगे। अभी तक तो नहीं देखा था कि इसके अंदर चॉकलेट भरी है ना? लेकिन जब वो क्रैक हो गया उसमें चॉकलेट, अरे बाप रे, बिस्किट के अंदर चॉकलेट भरा है, समझे? अच्छा, अब वो चॉकलेट मतलब 10 दिन पुरानी है मान लो, और जो चॉकलेट मतलब बिस्किट 10 दिन पुराना घर में रखा हुआ है, आपकी जेब में रखा हुआ है, फूट गया चॉकलेट, वो चॉकलेट गर्म है, तो क्या कहो, बाप रे अंदर गर्मी भी है, समझे? तो ऐसे हम अज्यूम करते हैं। ये जो ज्वालामुखी
मलबा मैग्मा निकलता है ना, उससे हम अंदर की चीजों की स्टडी करते हैं कि अच्छा ऐसा है, अंदर ये चल रहा है, बाकी देख पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सिर्फ हमारी परिकल्पना है। क्या है? मतलब ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पर ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया हमने कि एक वैज्ञानिक गया तो देख के आया कोर ठोस ठोस है साहब। ओके, ये यहां पर ऐसी धाराएं चल रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये देख पाना, ये समझ पाना, ऑब्जर्व कर पाना, ये किसी के बाप के बस की बात नहीं है। क्लियर है? सिर्फ हमारी एक हाइपोथेसिस है, हमारी एक परिकल्पना है कि हाँ इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। ठीक, ओके, समझे बात? ओके, तो ये जिस विद्वान की परिकल्पना है, उस विद्वान का नाम चाहे तो आप लिख लें। ठीक, उस स्कॉलर का, उस विद्वान का नाम, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बेटा, क्लास में हूँ तो आऊंगा, बताओ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ। तो चलिए भाई, इस विद्वान का नाम है सर आर्थर होम। क्या? आर्थर होम। फिर से क्या? आर्थर होम। ठीक, अब पूछो सर इसका इसका सिद्धांत का कुछ नाम होगा? तो सिद्धांत का नाम है संवहनीय तापधारा सिद्धांत। क्या? संवहनीय तापधारा सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल हीट करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल हीट करंट थ्योरी, क्लियर है? और ये थ्योरी बताती है ना, क्या ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि हमारे क्रस्ट के टुकड़े टुकड़े क्यों हुए। जैसे भाई होता है ना कि कोई आके कह रहा है तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना? कितने हुए? 1000। पूछोगे ना भाई क्यों हुए, अब वो बता नहीं पा रहा है क्यों हुए। ऐसे ही पृथ्वी के क्रस्ट के टुकड़े टुकड़े, क्रैक, पूरी पूरी पृथ्वी पर क्रैक पड़ा हुआ है। अब मैं वो क्रैक दिखा देता हूं आपको। ठीक है, क्रैक कैसा है? पृथ्वी, सपोज कर लो ये है पृथ्वी ना, ये है पृथ्वी, तो इस पर क्रैक ऐसा है। ठीक, और इसमें ये एक एक पीस को एक एक प्लेट कहते हैं। प्लेट, एक एक पीस को एक एक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। यानी हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो मोर देन 200 प्लेट्स से मिलकर बना है। समझे? मतलब ये एक ही प्लेट नहीं है जो एक ही कवर में पूरी पृथ्वी नहीं ढकी हुई है, कई छोटी बड़ी प्लेट्स से मिलकर हमारी पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। क्लियर है? पक्का? और दो प्लेटों के बीच में गैप है। हालांकि वो गैप ऐसा नहीं है कि झांक लो, ऐसे झांकने का मौका नहीं मिले, क्योंकि नीचे मलबा है। जरा सा भी गैप बढ़ा मलबा भर लेता आके, नीचे से प्रेशर से मैग्मा आके उस क्रैक को भर लेता। तो आपके लिए ऐसा नहीं कि झांक देखो मेंटल दिख रहा है, नहीं है, थोड़ा वो टेलीस्कोप ला के देखो दिखेगा, ऐसा नहीं। मतलब आपको समझ में आएगा, भूवैज्ञानिकों को समझ में आता है कि यहां क्रैक है। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इज इट ओके? अच्छा, एक बात और, बस थोड़ी सी ध्यान से दिमाग लगाना। जैसे सपोज कर लो कि ये यहां टकराया, इससे इसके हुए दो टुकड़े। अब जब टकराया ये तो, और ये ऐसे गया, तो ये वाले टुकड़े को इधर करेगा, और यहीं यहां, भाई जरूरी नहीं कि यहां टकराया तो ऐसे ही आएगा, ये ऐसे आएगा, टकराया ऐसे, टकराया ऐसे। तो ये जो दो टुकड़ा बीच में हुआ था
प्लेट, उसमें से एक प्लेट ऐसे इधर, एक प्लेट इधर, ठीक, ओके। तो इसको कहते हैं मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट। क्या कहते हैं? यानी प्लेट ठहरी हुई नहीं है। प्लेटें हैं तो ये तो समझ में गए, लेकिन ये प्लेटें स्थिर नहीं है, ये प्लेटें भी मूव कर रही हैं, गतिशील हैं। तो इस थ्योरी को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक। क्या? दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहती है प्लेट थ्योरी को? प्लेट्स आर टेक्टोनिक, मतलब प्लेट्स आर मूवेबल, मूव कर रही हैं। क्लियर है? कैसे कैसे मूव कर रही हैं, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये, प्लेट ए प्लेट बी। ये इधर, ये इधर। कुछ दिन बाद देखा हमने, ये ऐसा हो गया। कुछ दिन बाद देखा हमने, ये ऐसा हो गया। समझे? यानी प्लेट के बीच का गैप। अच्छा, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है मेंटल। समझे? मेंटल से जैसे ही थोड़ा सा गैप हुआ, मेंटल से मैग्मा निकल के नीचे उसने एक लेयर तैयार कर दी। फिर ये लेयर धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है ऐसे। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे कुआं खाई होगा, बस जैसे जैसे प्लेट खिसकती जाएगी, नीचे नीचे एक मैग्मा आके ठंडा होके जम जाएगा, और नीचे एक सी फ्लोर, मतलब समुद्र का फ्लोर, समुद्र का बॉटम बनता चला जाएगा। ठीक, ओके। अब हो गई हमारे पास दो प्लेट, दो तरह की प्लेट हो गई। कौन कौन सी प्लेट? प्लेट ए बी, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्या? और एक प्लेट सी, इसको कहते हैं ओशियानिक प्लेट, समुद्री प्लेट है ये। हां, अब मुझे आपको बताना है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा पुरानी है कि ओशियानिक प्लेट ज्यादा पुरानी है? कॉन्टिनेंटल ज्यादा पुरानी है, ओशियानिक नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद बनी है। दूसरी बात ये, ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल ज्यादा मजबूत है कि ओशियानिक ज्यादा मजबूत है? कॉन्टिनेंटल ज्यादा, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है। ये बिल्कुल मेंटल को टच कर रही है, ओके, मेंटल से सटी हुई है। अब एक बात बताइए, फटने के चांस किसके ज्यादा हैं? मेंटल के कि नहीं, कॉन्टिनेंटल के कि ओशियानिक के? ओशियानिक में ज्वालामुखी, ओशियानिक प्लेट के किनारों पर ज्वालामुखी के चांसेस ज्यादा है, किनारों पर ना, बीच में नहीं। बीच में क्यों नहीं? क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ है, पानी प्रेशर बना के रखता है। ठीक, ये बन गया महासागर। ठीक, और भाई मेरे, बस इतनी सी समझ लेना बात, ये महासागर फिक्स नहीं है, ये प्लेट और इधर खसक रही है, ये और इधर खसक रही है। अगर हम 10-20 हजार साल बाद देखेंगे ना, हम 10-20 हजार साल बाद देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें एक प्लेट यहां दिखेगी, एक प्लेट यहां दिखेगी, और महासागर के बीच चौड़ाई बढ़ जाएगी ऐसे। यानी महासागरों का बॉटम फैल रहा है हर दिन, ओके, समझे? और महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस प्लेट मूवमेंट को, दूर जाना, एक दूसरे से दूर दूर जाते, जैसे सड़क पर आप जा रहे हो ना, तो कहते हैं आगे पुलिया बन रहे, थोड़ा पुलिया से दूर होके चलो, तो एक बोर्ड लगा होता है। बोर्ड को क्या कहते हैं? क्या लिखा रहता है उस बोर्ड पर? डाइवर्जेंट लिखा रहता है ना। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। क्या कहलाता है ये? दिस इज, जब इस तरह का मूवमेंट हो प्लेट में, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट है, जिसमें कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या मतलब? रचनात्मक प्लेट गतिशीलता भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब सृजनात्मक, रचनात्मक होता है। क्या रचना हो रही है? महासागर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक नई प्लेट तैयार हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट। इसमें प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि एक नया प्लेट, ओशियानिक प्लेट तैयार हो रहा है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट और डाइवर्जेंट
प्लेट मूवमेंट। ओके, डाइवर्जेंट, क्लियर है? हिंदी में इसको कहा जाता है अपसारी प्लेट गतिशीलता। क्या? अपसारी प्लेट गतिशीलता, क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसे, मान लीजिए ये मैग्मा आया, टकराया यहां और यहां टकराया, और टकराने के बाद ऐसे, ये साइकिल ऐसे चल रही है, ठीक? तो यहां प्लेट टूटा, और प्लेट टूटा तो जो दो प्लेटें टूटी हैं वो ऐसे एक दूसरे तरफ ऐसे बढ़ेंगी आगे, क्लियर है? यहां बढ़ा के बताता हूं, ये प्लेटें कैसे बढ़ेंगी? ये प्लेटें आगे ऐसे बढ़ेंगी कि जैसे ये प्लेट टूटी दो, यहां पर क्रैक हुआ, ये दोनों प्लेटें टूटी, ये प्लेट बन गई ए, ये प्लेट बन गई बी, प्लेट ए इधर, प्लेट बी इधर। दिस इज कन्वर्जेंट। क्या? कन्वर्जेंट, अभिसारी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट है। एग्जैक्टली अब आप कहोगे ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे करेंगे, बढ़ेंगी कहां? दोनों तो पहले से चिपकी हुई हैं, नहीं बढ़ेंगी। है दूर जा सकती थी ना, दूर जाने के चांस थे, समझे? एक कार इधर से, एक कार इधर से, अब दोनों कारों का मुंह अगर अपोजिट हो तो ऐसे जा सकती है दूर, लेकिन दोनों कारों का मुंह एक दूसरे के सामने हो तो कहां बढ़ेंगी? वो बढ़ पाएंगी? नहीं बढ़ पाएंगी। तो क्या होगा? तो जो भारी वाली कार होगी वो चढ़ना शुरू करेगी। कार नहीं छोड़ो, ट्रक है और कार है, अब जिद पर ही आगे दोनों, नहीं मैं नहीं हटूंगा मैं तो। अब वो भी बेवड़ा था ट्रक का ड्राइवर, कहा ठीक है तू बढ़ा मैं भी बढ़ाता हूं, तो फिर क्या होगा? ऑटो ट्रक के ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं? ऑटो ट्रक को कुचल देगा, नहीं होगा ना? हाँ, तो कौन किसको कुचलेगा? ट्रक ऑटो को दबा देगा। तो कौन किसको दबाएगा इसमें? इसमें जो भारी होगा, मान लो ये भारी है, बी हल्का है, बी को दबा देगा, दब गया। आप देखना दबेगा कैसे, ये था ए और बी ऐसे आ गया, बी नीचे आ गया, ए के, क्लियर है? अब ये वाला जो पोर्शन नीचे गया ना, ये इतना पोर्शन नीचे चला गया, कहां? मेंटल में। यहां से मेंटल शुरू हो रहा था, तो ये वाला पोर्शन मेंटल में चला गया। मेंटल में हीट है, जो प्लेट थी, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, वो ऐसे नीचे गई, पिघल गई, पिघल के मैग्मा बन गई। अब मैग्मा बन गई ना, तो प्रेशर और बढ़ गया मेंटल का। मेंटल में पहले ही इतना भारी इतना हैवी मैग्मा, अब और मैग्मा, अतिरिक्त मैग्मा अगर उसमें आप भरोगे तो क्या होगा? तो वो कहीं से कहीं ना कहीं से फूल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तब क्या हुआ बच्चा? अब समझना, तब क्या हुआ? ये प्लेट अंदर गई, ये पिघल गई, ठीक? पहली चीज तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहां उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अब प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट, समझे? ओके, एक बात, अब ये मैग्मा जो पिघला ये ऐसे ऊपर दबाव डालेगा, तो ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट पर ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगेगा, कर्व आ जाएगा। यहां से जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ दबाएगा, यही जो कर्व है ना, यही हिमालय है, इसी कहते फोल्डिंग हो गई, समझे? ये नीचे से ऐसे दबाओ, इसको नीचे से दबाओ तो ऐसे बीच में से ऐसे उभर आएगा ये, तो दिस इज फोल्डेड माउंटेन, समझे? ओके ओके। और एक बात, अगर ये कमजोर हुआ तो फट जाएगा, तो उसको कहते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी भी बहता रहेगा मैग्मा, बाहर निकल के ऐसे मैग्मा बहता रहेगा, बहता रहेगा। कब तक बहेगा? 2-4 साल, 10 साल बहेगा, इसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ जाएगा तो ऐसा कोन बना लेगा, ये ठंडा होके ये जहां डक्ट था, मतलब जहां से निकल रही थी मैग्मा, छेद के चारों ओर ऐसा एक तिकोना कोन बना लेगा। अब ये भी एक माउंटेन होगा, दिस इज वोल्केनिक माउंटेन। क्या? वोल्केनिक। 2 माउंटेन जान लिया आपने, एक वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, और एक को फोल्डेड माउंटेन, समझे? अच्छा जी, एक पर्वत और बता देता हूं मैं आपको। ऐसे देखो, प्लेट ए था और प्लेट बी था, बी ए, क्लियर है?
समझे? और यहां एक प्लेट में और कर देता हूं, ये प्लेट सी, ये प्लेट सी था, ठीक। ए थोड़ा सा इधर खिसका, बी थोड़ा सा इधर खिसका, सी थोड़ा सा इधर खिसका, बी का जो सपोर्ट था खत्म हो गया, बी नीचे बैठ गया, बी बैठ गया नीचे, बी यहां आ गया। समझे? समझ के बाद जैसे ये तीन सीट थी, एक दो एक और, ये दोनों मिलके इसे जोड़े हुए थे, दबाए हुए थी, ये दोनों आगे खिसकी, ये धम्म से नीचे चला गया। समझे? तो क्या बैठ गया? ये बैठ गया, एक 3 ब्लॉक थे, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इसमें से ब्लॉक बी नीचे चला गया। अब यहां खड़े होके देखोगे तो ये पर्वत दिखाई देगा। यहां जो खड़ा होगा कहेगा भाई पहाड़ पे मजे मार रहा है तू। समझे? दिस टाइप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्लियर है? और ये वैली, ये घाटी कहलाती है। समझे? जो बी का सरफेस है वो वैली बन जाती है, वो घाटी बन जाती है। और ए और सी माउंटेन्स, तो ये माउंटेन, ये विंध्य माउंटेन है क्या, और ये सतपुड़ा। समझे? और ये नर्मदा वैली है। तो इस वैली को, इस घाटी जो नीचे बैठ गई घाटी, उसको रिफ्ट कहते हैं। रिफ्ट, रिफ्ट वैली, इस तरह की घाटियों को रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक के बैठने से बनी घाटियों को रिफ्ट वैली कहते हैं। क्लियर है? तो ये रिफ्ट वैली हो गई, और ये ब्लॉक माउंटेन, या ब्लॉक को ध्यान रखना, दुनिया में सबसे जो फेमस ब्लॉक माउंटेन है, मतलब जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, सबसे पॉपुलर ब्लॉक माउंटेन है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। क्या? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ब्लॉक माउंटेन का सबसे नायाब एग्जाम्पल है। यह है जर्मनी में। कहां? समझे? कहां है? जर्मनी में। और जर्मन लोग जो है ब्लॉक को, ब्लॉक जानते हैं ना, कई जगह आपने ब्लॉक सुना होगा, कहते सड़क पर ब्लॉक लगवा दो। कहते हमारे कॉलोनी में जो सड़क बनी हुई है ब्लॉक से, पेबल ब्लॉक से बनी हुई है, उसमें कुछ ब्लॉक्स बैठ गए हैं, धंस जाते हैं। मिट्टी कच्ची हो तो कुछ ब्लॉक्स धंस जाते हैं, तो सड़क ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाती है। समझ गए ना ब्लॉक का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मकानों में ब्लॉक होते हैं, कहते हैं यहां पर 4 टावर बने हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ब्लॉक मतलब खंड खंड। ठीक है? ओके। तो ये ब्लॉक को जर्मन भाषा में हॉस्ट कहते हैं। HORST, हॉस्ट। क्या कहते हैं? हॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? पक्का? तो ब्लॉक माउंटेन इज ऑल्सो कॉल्ड हॉस्ट माउंटेन। हॉस्ट, फिर से बोल दो, हॉस्ट माउंटेन। बस भाई उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसीलिए। जैसे फोल्डेड माउंटेन में दुनिया में फेमस हिमालय है, कि हिमालय जैसा दुनिया में अगर फोल्डेड माउंटेन देखना हो तो आप हिमालय आ जाओ, इसके जैसी चोटियां आपको कहीं नहीं दिखेंगी। इसी पर एवरेस्ट है, इसी पर नंदा देवी है, इसी पर नंगा पर्वत है, इसी पर केटू है, इसी पर कंचनजंगा है। क्या बेहतरीन है, मतलब स्वर्ग है हिमालय। तो दुनिया भर से कह रहा हूं मैं, सब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर्वत ना हो, लेकिन दुनिया भर से लोग ट्रैकिंग करने के लिए हिमालय आते हैं। क्यों? क्योंकि फेमस है। ऐसे अगर ब्लॉक देखना हो आपको तो ब्लॉक पर, अगर आपको वोल्केनिक माउंटेन देखना हो तो इटली जाना पड़ेगा, वहां पर माउंट एटना है। ओके? क्या? माउंट एटना इटली में है, वो वोल्केनिक माउंटेन है, मतलब ज्वालामुखी पर्वत है। समझे बात? हाँ कि नहीं? तो कितने तरह के पर्वत होते बच्चा? 3 तरह के होते, और कैसे बनते ये भी मैंने बता दिया। पहले जल्दी से बता दीजिए कितने तरह के, कौन कौन से? फोल्डेड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को हॉस्ट माउंटेन भी कहते हैं। हमारे भारत में ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं क्या क्या? विंध्याचल, सतपुड़ा। ओके, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक के एग्जाम्पल है। इज इट ओके? समझ गए ना? ओके। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज और आगे बढ़ के, और
देखिए जब हम टाइम स्केल पर आते हैं, जूलॉजिकल टाइम स्केल, जूलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब होता है जैविक समय सारणी। क्या मतलब? जिसमें हम जीव को देखते हैं कि धरती पर जीव का आगमन कब हुआ। तो आप जानते हो धरती पर जीव किस रूप में आया था सबसे पहले? किस रूप में? ये तो हमारी पौराणिक है कि इस धरती पर जीव सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस धरती पर जीव, हाँ, उसका मछली कहने का मतलब नहीं है, उसका कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमारी पौराणिक गाथाओं का कहने का मतलब साधारण लोगों के लिए बनाया गया। आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए पौराणिक कथाएं नहीं बनी हैं। आप साइंटिस्ट लोग हो, पढ़े लिखे, तो गंवारों के लिए बनाया गया है कि भैया वो नहीं समझ पाते हैं ज्यादा चीजें, तो उन्हें पता, मछली मछली पानी में रहते हैं, पानी में। तो मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि जो लाइफ है फर्स्ट केम इनटू द वाटर। जीवन की उत्पत्ति जल से होती है, पानी में होती है। एंड बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लाइफ। बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है ना, वो पहला जीव है, समझे? बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लाइफ। जीवाणु पहला जीव होता है, क्लियर है? और इसके बाद फिर धीरे धीरे जीवन का विकास होता जाता है। ओके, समझे? फिर जो जीवन है वो पानी से निकलकर धरती पर आ जाता है, धरती पर रेंगने लगता है, फिर रेंगते रेंगते फिर उसको जरूरत होती भागने की, फिर उसमें पैर आ जाते हैं, फिर चौपाया हो जाता है, फिर अपनी रक्षा करने के लिए धरती पर उसको टेंशन होती है तो उछल कूद के पेड़ पे चढ़ जाता है। ऐसे ही डाइवर्सिटीज, मतलब जैसी जैसी जिसको जरूरत होती है वैसा वैसा वो डेवलप होता चला जाता है। छिपकली जो है, छिपकली छिपकली ही रहेगी, रेंगती रही जिंदगी भर। हम दोनों पैरों पर खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पैदा हुए थे, मतलब मनुष्य हमेशा ऐसा ही था, ऐसा नहीं। हम भी ऐसे थे, ऐसे ऐसे भी नहीं थे, ऐसे थे चौपाया। धीरे धीरे हमने कोशिश की कि नहीं यार ये चार पर कंफर्टेबल नहीं, दो फ्री करो। फिर हम ऐसे हुए, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्लियर? आज हमारे पास, हम दूसरे जीवों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने अतिरिक्त काम के लिए दो पैर फ्री कर लिए। इनको हम पैर भी नहीं कहते, इनको हाथ कहते हैं। समझ गए? ये हमारी ऐसे हो सकता है आगे के टाइम में, आने वाले कोई टाइम में स्पीकर लगाने वाला कान ऐसा बड़ा हो जाए कि आदमी हमेशा खोस के रखता है ना एक, तो इस, हाँ, ईयरबड्स तो हो सकता है यहाँ कुछ और शिफ्टिंग, मतलब कुछ और स्पेस बन जाए, डाल लो परमानेंटली। हो सकता है आने वाले टाइम में इस चार्जर वार्जर भी निकल जाए उसको चार्ज करने के लिए। जैसी जरूरत होती है ना वैसा हमारा शरीर आकार लेती रहती है। बंदर को जरूरत नहीं थी तो अभी भी वही है, चारों पर है। कुत्ते को जरूरत नहीं थी, गाय को जरूरत नहीं थी, वो अभी भी चौपाया है। हमें जरूरत थी, हमने कहा भाई हम ऐसे चार पांव पर नहीं चल सकते, हम धीरे धीरे, ठीक। तो पहले बैक्टीरिया आया, क्या आया? बैक्टीरिया आया, ठीक है। फिर डेवलपमेंट होता चला गया धीरे धीरे बैक्टीरिया, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर एक लंबी कहानी है ना। ओके, सबसे लास्ट में हम आते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डेटा। क्या? कॉर्डेटा, 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 क्या समझ गए? हिंदी में कहते हैं कशेरुक। हम कौन है? कशेरुक। कौन होता है कशेरुक? जिसका बैकबोन हो, क्या? जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, वो कशेरुक होता है। वो ऐसे कर सकता है, ऐसे उछल के ऐसे खड़ा हो सकता है, वो रीढ़ की हड्डी हो उसके पास। क्लियर है? फिर हम कशेरुक में, मतलब हम पहले तो कॉर्डेटा हैं, कॉर्डेटा में भी कई कई एनिमल्स होते हैं। जैसे कॉर्डेटा में सबसे पहले फिश, फिश भी कॉर्डेट्स है, मछली। इसके बाद कॉर्डेट्स में है रेप्टाइल्स, समझे? फिर कॉर्डेट्स में बर्ड्स हैं। कौन? बर्ड्स यानी चिड़िया। ओके, मछली हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, क्लियर है? बर्ड्स हो गए, चिड़िया हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक और होता है एम्फीबियन। कौन? एम्फीबियन। एम्फीबियन जानते हैं?
हाँ, उभयचर कहते हैं, उभयचर। कछुआ जो मेढक, वो पानी में भी रह सकता है, वो जमीन पर भी रह सकता है। तो पहला मछली, दूसरा हो गया एम्फीबियन यानी उभयचर, तीसरा हो गया रेप्टाइल, चौथी हो गई बर्ड, और पांचवें हम हैं। हम कौन है? मैमल, स्तनधारी। ठीक है, ओके। हम सबसे डिफरेंट हैं, हम अंडा नहीं देते, समझे? इसीलिए हम डिफरेंट हैं दूसरे जानवरों से। हम अलग किस लिए हैं? मैमल्स अलग किस लिए हैं? क्योंकि वो बच्चा पैदा करते हैं। जो जो बच्चा पैदा करता है वो होता है मैमल, क्योंकि उसकी फीमेल के पास होती है मैमल ग्लैंड, मतलब स्तन, दूध पिलाने के लिए अपने बच्चे को। क्योंकि वो बच्चे को डायरेक्ट बाहर निकालती है, तो बच्चे को दूध की जरूरत पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो बात समझे? बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चा नहीं निकालते, वो अंडा निकालते। अंडे को ही वो बाहर, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में ही, अंडे के अंदर एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में अपने बेबी को ग्रो करते हैं। अंडे के भीतर एक सफिशिएंट हीट दे करके, गर्मी दे करके उसे डेवलप करते हैं। क्लियर है? तो हम कौन कहलाते हैं? हम वीवी पोरस होते हैं और वो ओवी पोरस होते हैं। कौन? बर्ड्स हो गई, सांप हो गए, मगरमच्छ का अंडा होगा। अच्छा, कुछ यहां पर कंफ्यूजन भी है, जैसे कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दिखती मछली जैसी हैं लेकिन होती नहीं है मछली, होती मैमल है। जानते हैं आप लोग? जैसे व्हेल, व्हेल अंडा नहीं देती, व्हेल बच्चा देती है। व्हेल, मादा व्हेल जो होती है ना, उसकी स्तन होता है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। हमारे आपकी तरह व्हेल मछली नहीं है वो, लेकिन पानी में रहती है तो हम मछली मानते हैं। समझे? ऐसे एक समुद्र में गाय होती है, शाकाहारी गाय, जो घास खाती है समुद्र की। समुद्र के बॉटम में भी घास होती है, तो वो घास खाती है। क्लियर है? हाँ, उसका नाम है सी काऊ, समुद्री गाय, सी काऊ। ओके। उसका एक और नाम है डुगोंग। क्या? वो भी मैमल है, वो भी मैमल है। समझ गए मेरे बच्चे? हाँ। एक तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, चिड़िया जैसी दिखती है वो, लेकिन चिड़िया नहीं है। आहा, उसका नाम है बैट, चमगादड़। चमगादड़ इज ऑल्सो मैमल। चमगादड़ के गर्भ से भी बच्चा निकलता है बाहर, अंडा नहीं देता चमगादड़। ठीक? इसलिए कभी कभी भी आप चमगादड़ का घोंसला नहीं देखोगे। या कोई कहे जैसे सब चिड़िया किसका आमलेट खाना पसंद करते हैं? चमगादड़ का आमलेट। नहीं हो सकता है। पहले तो खाना ही मत, कभी चमगादड़ से दूरी बना कर रखना, क्योंकि कोरोना का वही कैरियर होता है। ओके। तो बाय द वे, कभी ऐसी कोई पूछे तो आप बता देना चमगादड़ के अंडे, क्योंकि चमगादड़ चिड़िया नहीं है, चमगादड़ मैमल है। समझ में आ गई बात? ये कुछ एक्सेप्शन है जो हमें दिखते अलग तरीके के हैं, होते अलग हैं। तो क्लियर? तो ये हो गया हमारी पूरी लाइफ की कहानी। अब जब हम इस पूरे पृथ्वी के टाइम स्केल पर आते हैं ना, तो ऑब्वियसली कुछ समय ऐसा रहा होगा जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था ना, फिर बाद में जीवन आया और जीवन फिर डेवलप होता चला गया। क्लियर है? तो अब यहां पर हम एक माइलस्टोन, यानी एक मील का पत्थर बना देते हैं, ऐसे लकीर खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं यहां बीच में, इधर नो लाइफ और इधर विद लाइफ। इधर जीवन है, इधर जीवन नहीं है। तो ये जो बीच का पार्ट है, ठीक, ये जो पार्टीशन है, इसको, पार्टीशन को कहा जाता है कैम्ब्रिया। क्या? और इसके नीचे कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन एरा। समझे? फिर से एक बार बस इतना ही दोहरा देता हूं मैं। प्री कैम्ब्रिया का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना, इतना पुराना कि लाइफ ही नहीं था उस समय धरती पर। क्लियर है? अब अगर उस समय कोई माउंटेन बना तो वो ओल्ड माउंटेन होगा। क्या? और इसके बाद इस लाइन के इधर कोई माउंटेन बना तो न्यू माउंटेन होगा।
समझे? ओके, तो फोल्डेड माउंटेन भी दो तरह का होता है, एक ओल्ड फोल्डेड, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्या? एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, एक हिंदी में बोले तो एक नववलित पर्वत, एक प्राचीन वलित पर्वत। समझ गए? दोनों के डिफरेंस कुछ आप बताओगे कि मैं ही बताऊं? ओल्ड फोल्डेड होगा तो क्या होगा? हाँ, मतलब जो और कुछ बताओ जीवन के अलावा। तो टाइम हो गया कि उस वो तब बना था जब लाइफ नहीं था धरती पर। ओके, जीवन तो होगा उस पर भी भाई, आज तो है ना लाइफ, पुराना हो चाहे नया, हमने कहां छोड़ी कोई जगह, हम तो जंगलों में दिख जाएंगे। मैं एक बार, वैसे कुछ बच्चे थे तो उनके साथ ऐसे ही ये हुआ कि चलो घूम के आते हैं, तो भाई उधर केरवा डैम की तरफ हुआ कि सर इधर चलते हैं, तो केरवा डैम, फिर ये हुआ बढ़ते गए तो आगे जंगल आ गया, तो हमने कहा चलो जंगल की तरफ देख के आते हैं अंदर क्या है पूरा, तो ऐसे ही मस्ती कर रहे थे खाली, तो गए तो साफ घना जंगल आ गया, तो हमने सोचा बाप रे घना जंगल सुनसान, ठीक, कोई जानवर आ गया, तो जानवर ढूंढा हमने बहुत, कुछ भी नहीं मिला। ध्रुव की गाड़ी इंसान था, एक लड़का एक लड़की अंदर जंगल में, समझ? मतलब इंसान ने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां आप सोचोगे यहां कोई नहीं, वहां दो लोग मिल जाएंगे। जानवर मिले ना मिले, घने से घने जंगल में इंसान जरूर मिले, तो लाइफ तो हर जगह है। समझे बच्चा? अब आगे बताओ, कोई और डिफरेंस बताओ। चलो अच्छा छोड़ो, पुराना मकान, पुराना मकान मतलब शेरशाह सूरी का बनाया हुआ मकान और हमारे पापा का बनाया हुआ मकान में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको? हाँ, और छत ढह गई होगी, दीवारें, हाँ, धूप बारिश गर्मी खा खा के खिसक गई होगी, है ना, दीवारें खिसक गई, अब वो खंडहर होगा। समझे ना? सिंपल यही डिफरेंस है न्यू फोल्डेड और ओल्ड फोल्डेड में। क्या? इसको मिट्टी खिसकने को कहते हैं लैंड स्लाइडिंग। क्या कहते हैं? हाँ, तो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन पर जितनी स्लाइडिंग होनी थी हो चुकी। समझे ना? फिर से, क्या ओल्ड फोल्डेड माउंटेन पर अब कोई स्लाइडिंग नहीं, क्योंकि जितनी मिट्टी ऊपर से खिसक के नीचे बैठनी थी सब बैठ चुकी है, वो स्टेबल हो गया है। क्या हो गया बच्चा? समझे? अब उसमें, हाँ, अब उसमें कुछ नहीं, हाँ, किसी किसी हिल टॉप पर जाकर के आप जेसीबी से खुदाई उदाई करके मकान पिलर डालकर मकान खड़ा कर लो, ये कोई कहने वाला नहीं बेटा यहां मत बनाओ, काफी संवेदनशील इलाका है, नीचे से धरती खिसक रही है। न्यू फोल्डेड माउंटेन में आज भी स्लाइडिंग जारी है। वहां मकान बनाते समय, होटल बनाते समय, नैनीताल में आप होटल बनाओगे, आप शिमला में होटल बनाओगे, इस बात की चिंता रहती है कि किसी दिन होटल नीचे से ही ना खिसक जाए, क्योंकि मिट्टी खिसक, शहर का शहर खिसक जाता है। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा, उत्तराखंड में एक जगह है जोशीमठ, धर्मशाला के पास है जोशीमठ, जोशीमठ खिसक रहा था। इसको क्या कहते हैं? भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग। तो हिमालय क्षेत्र की आपदा क्या है? स्लाइडिंग। कभी हिमालय घूमने जाओ आप, हिमालय क्षेत्र में घूमने जाओ तो क्या बताएंगे कि किस चीज से सावधान रहना? कहते स्लाइडिंग से सावधान रहना। खतरा वहां यही है कि आप गए, इधर से गए थे आप, मान लो इधर से गए धनौल्टी, वैसे सड़क पहाड़ों किनारे किनारे सड़क बनी हुई है, गए चले गए, जब वापस लौट के आए सड़क गायब है। क्यों? सड़क ही खिसक गई। अब जब बनेगी 15-20 दिन बाद तब आप आ पाओगे। तो भैया फिर फंस गए यार गुरु। फिर जो पैसे वाले लोग हैं भाई, उनके लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। हमारे आपके जैसे आम आदमी हैं वहीं 20 दिन तक पिकनिक मनाते हैं। अब पिकनिक तो एक आध दिन का ही होता है बेटा, नहीं तो जेल हो जाती है वो। नहीं, पिकनिक एक आध दिन ही मजा। अब हम लोग गए थे धनौल्टी, तो ये बहुत अच्छा लगा, सब तरफ, मतलब गर्मी में गए थे ना, भयानक गर्मी पड़ रही थी, लेकिन धनौल्टी मतलब कहाँ पड़ता है? मसूरी से भी लगभग 50 किलोमीटर और आगे पहाड़ों में। देहरादून से मसूरी, मसूरी से भी तुम्हारा ड्राइवर लेके गया था।
करीब 11 बजे धनौल्टी हम लोग पहुंच गए, सुबह ही निकले थे। 11 बजे अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा था। घाटियाँ, गहरी गहरी घाटियाँ, ऐसे लग रहा था कि पहाड़ों से बादल टकरा रहे हैं, और खूब ऊंचे ऊंचे जो देवदार के पेड़, ठीक, ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए हैं। और उधर सामने जो ग्रेटर हिमालय बर्फ से ढका हुआ दिख रहा था धनौल्टी से सामने, मतलब इतना पास में नहीं, मतलब बट ऐसे जैसे जैसे कैसा होता है अपने इस छत पर जाके खड़े हो जाओ तो बिस्सा वाली पहाड़ियां दिखती हैं, ऐसे ऊंची ऊंची। अब रोशनी पड़ रही थी, सुबह सुबह 11 बज रहे थे, तो उधर से ऐसा लगा जैसे कांच का पूरा दीवार लगी हो, आगे चमक चमक के लाइट आ रही रिफ्लेक्ट होके, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब ड्राइवर, मैं तो बिल्कुल वाह वाह गजब यार। मैंने ड्राइवर से पूछा कि कितनी देर यहाँ रुक सकते हैं अपन, होता है ना एक्साइटमेंट, भैया अपन यहाँ कितनी देर रुक सकते हो? कहता है जितना जी चाहो। इससे पहले कभी उसने नहीं कहा था ना, इससे पहले उसने यही कहा था कि साहब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे रुकेंगे, आप लोग घूम के आ जाना, मैं आऊँ, आके फ़ोन कर देना। यहाँ पहली बार वो बोला जितना देर चाहो साहब। मैं साहब गया, मुश्किल से आधा घंटा रुका होगा, शरीर कांपने लगा ठंड से। आ गए, ड्राइवर कहता है बस, हाँ भयानक ठंड, मतलब इवन तो हमने आकर मसूरी में फिर स्वेटर खरीदा। मसूरी, वहां से धनौल्टी से मसूरी आए, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े सड़क पर गिरने लगे, तर 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 तर, ठंड बढ़ गई अचानक में। हम तो ऐसे ही गए थे, हाँ अप्रैल का टाइम था, बस कोई प्लानिंग नहीं थी, मतलब मैं घर गया था। घर मेरा पड़ता है कहाँ, अयोध्या, फैजाबाद, भगवान राम की नगरी। तो वहां से मैं आ रहा था लखनऊ, तो मैं, मेरी श्रीमती, वो बच्ची छोटी थी, 1.5-2 साल की थी। तो ऐसे ही कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो बच्ची का मुंडन कराते हैं हरिद्वार। हमारा प्लान था भोपाल आने का, टिकट भोपाल का था। बस 2 चीज थी, एक मतलब, और बेसिक बात बताता हूँ। सबसे बेसिक बात तो ये थी कि हमें दिखी पहली टाइम स्टेशन पर, फर्स्ट टाइम हमने अपनी लाइफ में देखा था स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस। तो वो फर्स्ट क्लास, वो चेयर कार थी, एसी। तो बस उन्होंने कहा चलो इससे चलते हैं। मैंने कहा हट, तो अपनी भोपाल थोड़ी जा रही है, दिल्ली जा रही है, चलो दिल्ली चलते हैं। तो मैंने कहा टिकट अपने पास भोपाल का है। तो अब मैं भी ऐसी सन की आदमी हूँ, मैंने कहा अच्छा रुको, लैपटॉप ओपन किया मैंने कहा देखो इसका टिकट मिल रहा है कि नहीं। मिल गया टिकट तुरंत। हमने कहा चलो भोपाल वाला टिकट फाड़ के फेंक दो दिल्ली चलते ही। फिर ये रास्ते में हमने प्लान किया कि अब कहाँ, दिल्ली में क्या करेंगे। तो कहते दिल्ली ही क्यों, देखो दिल्ली से देहरादून भी एक शताब्दी जाती है। तो पता चला सुबह 6 बजे, तो उनका नाइट अपन दिल्ली में स्टे करेंगे, फिर देहरादून। मैंने देहरादून चल के क्या करेंगे, कहते देहरादून नहीं चलेंगे अपन, हरिद्वार चलेंगे, हरिद्वार बच्ची का मुंडन करवाएंगे। फिर ऐसे प्लान बढ़ता क्या, देहरादून, हरिद्वार से फिर देहरादून चले गए, देहरादून से मसूरी चले गए, मसूरी से धनौल्टी चले गए। ना 4-5 दिन में तो घूम घाम के चले आए। कितना, एक जैसे लखनऊ से चले थे जिस टाइम, रात को 11 बजे शताब्दी से हम पहुंच गए वहां दिल्ली, रात भर दिल्ली रुके, सुबह 6 बजे दिल्ली से देहरादून, दिल्ली जनशताब्दी मिली, देहरादून जनशताब्दी 6 बजे से चली थी, 11 बजे हमें देहरादून मतलब हरिद्वार पहुंचा दिया। हरिद्वार में उतरे, गए, गंगा स्नान किया, और बच्ची का मुंडन कराया, बच्ची चंडू मंडू हो गई। इसके बाद फिर वहां से कार किया, इतना ही तो काम था हरिद्वार में। इसके बाद कार किया, रुकेंगे नहीं यहाँ, कार से सीधे चले गए देहरादून उसी दिन। अब और नाइट स्टे किया, मस्त खाया पिया, देहरादून घूमा। सुबह उसी होटल वाले से बात कर ली, क्योंकि आगे कोई ट्रेन और इस तरह बस चलती नहीं है। होटल वाले ने एक ड्राइवर कर दिया, एक कार कर दिया 3 दिन के लिए। मस्त 3 दिन वो हमें जगह जगह लेके, सुबह निकल जाता, रात में ले आता। बस वही था, जहाँ खड़ा करता कहता भाई 2 घंटे में आ जाना आप लोग, है ना। यहाँ पर बोला कि जत्ता जी चाहो तो गए भैया, ऐसे ऐसे हवाएं ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ऐसे चल रहे थे, उड़ जाएंगे। ओके, मजा बहुत 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 डिफरेंट रहता है। तो भारत में हमारे यही तो है, एक तरफ रेगिस्तान देख लो, गोवा चले जाओ, आप गोवा चले जाओ तो आप जो है महासागर देख लो। समुद्र का भी अपना अलग ही आनंद है, पड़े रहो समुद्र में। तरह तरह के हमारे यहाँ बीच हैं, तरह तरह के
बीच है। ओके, इसके बाद जो अभी 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 कहीं घूमने जाना चाहते हो तो कच्छ चले जाओ, कच्छ का रण देख के आओ। मतलब जितनी वैरायटी हमारे इंडिया में, और इन सबसे अलग हटकर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। चाय के बागान, कॉफी के बागान देखने हो, इंगले बिंगले तिंगले सुनना हो तो साउथ पहुंच जाओ। ठीक है, सब सब आनंद है इसी छोटे से देश में। पता नहीं क्यों लोग स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड करते हैं। इतना प्यारा कश्मीर, इतना प्यारा हिमाचल प्रदेश है ना। हाँ, बस एक ही चीज है, मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा देश है भूटान। भूटान में हर चीज बहुत मैनेज्ड है। कहने का मतलब हमारे भारत से हजारों की संख्या में टूरिस्ट भूटान जाते हैं। तो वही वैसा ही शिमला हिमाचल प्रदेश, जिसको टिकट नहीं मिला वो भूटान जाने का प्लान बना ले, चलो पड़ा उसमें तो भूटान, मैप में देखे भूटान है ऊपर। सिक्किम नहीं चले तो भूटान चले गए, है ना। तो आप जब भूटान जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं एंट्री मिलती है भूटान में। ठीक, पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी हो, भूटान में आने वाले गेस्ट को 20 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, उनका अप्रूवल मिलता है, तब इसके बाद आप जा सकते हो। तो अप्रूवल भी वो अनलिमिटेड नहीं देते। मतलब उनका ये है कि छोटा सा हमारा देश है तो 2000 की हमारी कैपेसिटी है, 2000 से ज़्यादा हम अप्लाई नहीं 2000 से ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पर डे। ठीक, अच्छा 3 दिन के लिए आप आए थे, 3 दिन आपका पूरा हुआ, आपको जाना होगा, नहीं तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। मतलब समझे, कैसा प्लान नहीं बना सकते 2 दिन और रुक जाए क्या, क्योंकि तीसरे दिन के बाद उन्होंने भूटान में आपकी बुकिंग किसी और के लिए कर रखी है, बिल्कुल होटल की बुकिंग जैसा है, बहुत मैनेज्ड है। हमारे यहाँ क्या होता है, कहाँ चले शिमला, कहाँ चले शिमला, पता चलता है कि शिमला की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब शिमला शहर 10,000 लोगों को अपना गेस्ट बना, भाई महाकुंभ में क्या हो रहा है, कहाँ चले महाकुंभ, कहाँ चले, अरे भाई उसकी एक लिमिट है महाकुंभ की ना। एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में ऐसा थोड़ी कि 100 करोड़ लोग आ जाएंगे बाबा बाकी सुदाम के कहने से। एक लिमिट है ना, 10 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ झेल सकता है, 12 से बहुत हुआ तो 14 करोड़ झेल सकता है। इसके बाद तो वो भी ओवर क्राउडेड, फिर लोग इंसान इंसान के ऊपर से चढ़ के ही तो जाएगा आगे। इतनी गाड़ियां, इतने खाने पीने की व्यवस्था, इतना वेस्ट सॉलिड, कहां जाएगा सब, तो वो सब नरक हो जाता है फिर। तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई कुंभ ही करना है तो ऐसे 10 करोड़ आना चाहते हो तो 10 करोड़ यहां आ जाओ, अगला बाकी के लिए अप्लाई करो, सिंहस्थ उज्जैन जाना। अभी से अभी से एंट्री ओपन है ऑनलाइन, जो बुक करा लेगा वही पहुंचेगा। अगर आपकी प्री बुकिंग नहीं है तो आप कुंभ में नहीं जा सकते। कुंभ मैनेजमेंट को भी पता है कि कितने लोग आ रहे हैं, यहां तो बिल्कुल बिना बुलाए मेहमान आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, अंदाजा ही नहीं कितने लोग आ गए, है ना। कोई कोई एक आइडिया तो होना चाहिए ना। तो ऐसे हमारे शिमला का कोई आइडिया नहीं, ऐसे जम्मू कश्मीर बस भीड़ आई, भीड़ बढ़ गई, बस बस वृंदावन मथुरा ऐसे केदार ऐसा ओवर क्राउडेड हो जाता, पैर रखने की जगह नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी पॉपुलेशन है घूमने फिरने वाली, तो सबकी प्लानिंग पहले से ही 2-4 महीने पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। नहीं तो इस साल बैठो अगले साल जाना, अभी से प्लान कर लो कि आपको गर्मियों में कहाँ जाना है, और उसको बता दो जो आपका गेस्ट है कि हम आ रहे हैं शिमला, वो परमिशन दे कि आ जाओ, जाओ है अभी जगह हमारे पास। जहां उसने कह दिया नो, वहीं बस बंद। बस इतनी क्षमता थी साहब शिमला की, इतनी क्षमता थी देहरादून की, मसूरी की। ओवर क्राउडेड हो जाता है गर्मियों में, हर कोई यहीं भागता है। फिर क्या जगह जगह जाम लग गया, 300-300 रुपए की रोटी मिलती है, खाना महंगा हो जाता है, होटलों में कहीं भी टिका देते हैं, मतलब कहीं भी आपको रोक दिया, अब क्या करोगे, मरता क्या अगर कहीं भी रुकोगे, कहीं जगह ही नहीं है, होटल ही नहीं मिल रहा। हम लोग वृंदावन गए, होटल ही नहीं मिल रहा है। हम लोग वृंदावन गए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शा ही नहीं मिल रहा है। रिक्शा क्यों नहीं मिल रहा है, रिक्शा चल ही नहीं रहा है। रिक्शा क्यों नहीं चल रहा है, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है। बस फिर एक ही साधन बचता, राधे राधे करते 10-10 किलोमीटर चलते जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था कि उस जब वृंदावन में भीड़ लगी थी तो कुछ भीड़ वृंदावन, कुछ मथुरा, कुछ अयोध्या, कुछ इस तरह से। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक
एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, टूरिस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो टूरिज्म को मैनेज करे। बट ठीक है, कंट्री है हमारा देश, भारत प्यारा देश है ना। तो बात समझ गए। तो फिर से लास्ट बात करके क्लास को यहीं एंड करता हूं मैं, क्या कि जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, कैसा माउंटेन है? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। आप अब उसमें कोई स्लाइडिंग नहीं है, मतलब स्टेबल, स्थिर हो चुका है वो। ओके, ये उदाहरण एक ही है, अरावली। तो अरावली कैसा है? अरावली है कहां पहले तो? अरावली राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची पीक क्या है? गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। कहां पड़ता है गुरु शिखर? कौन सी जगह? बहुत फेमस जगह है, माउंट आबू। क्या? माउंट आबू। माउंट आबू में गुरु शिखर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का। वो सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली का। और अरावली लगभग, मतलब समझे, अरावली का जब कोई अरावली बोले तो आप अरावली मत कहना उसको, नहीं तो उसका अपमान हो जाएगा। दादाजी कहो। बिल्कुल बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, मतलब कब से जी रहे हैं बेचारे, है ना। अब कुछ नहीं, हाड़ मांस बचा है बस, सब कुछ है नहीं, समझे, गल चुके हैं बिल्कुल। तो कई जगह तो पहाड़ दिखता भी नहीं है, समझे। कई जगह कहां तक फैला हुआ है पता? अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक, समझे। क्या कहते हैं इसको? इरोड हो चुका है। क्या इरोड? मतलब अपर्दित हो चुका है, अपर्दन हो चुका है। और न्यू फोल्डेड माउंटेन बोले तो हिमालय, न्यू ब्लॉक बोले तो सतपुड़ा, विंध्यन। तो हमारे यहाँ और हमारे देश में कोई भी, हमारी कंट्री में कोई भी वोल्केनिक माउंटेन है नहीं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ज्वालामुखियां नहीं फटती, तो वोल्केनिक माउंटेन का हमारी कंट्री में अभाव है। इज इट ओके? आगे बात समझ में पक्का? तो इस तरह से क्या क्या बातें आपको समझ में आ गई कि हिमालय कैसे बना? तो हिमालय बना जब दो प्लेटें आपस में टकराई। कौन कौन सी प्लेट कोई पूछे तो आप कहना, एक इंडियन प्लेट थी, एक यूरेशियन प्लेट थी। यूरेशियन, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ ऐसे बढ़ रही थी और आपस में टकरा गई तो हिमालय, जो इंडियन प्लेट थी वो नीचे धंस गई और यूरेशियन प्लेट जो है वो उसके ऊपर चढ़ गई, क्योंकि यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट थी, भारी प्लेट थी, और इससे यूरेशियन प्लेट पर ऐसे उभार होने लगा। ध्यान रखना, जो ट्रांस हिमालय है मैं बताऊंगा कल। ओके ओके, तो ट्रांस हिमालय है। अच्छा, बस एक बात आप लोग और बताइए कि जैसे आपकी क्लासेज हैं तो दिन भर क्या करते हो आप? सुबह मतलब फ्री नहीं रहते हो क्या आप लोग? तो 10 बजे से क्यों नहीं आ जाते? ये क्यों लफड़ा करें कि मतलब एक बार सुबह पढ़ें, फिर वही चीज़ें, फिर 1 बजे से फिर वही क्लास चालू हो, तो एक गुर्गे को सुबह पढ़ाएं, 2 गुर्गों को शाम को पढ़ाएं, फिर इसके बाद रात में 3 गुर्गों, सब इकट्ठा पढ़ो। सुबह आ जाया करो आप लोग 10 बजे, फिर पढ़ते रहो 4 बजे तक बैठ के यहीं, समझे ना। तो ओके, तो फिर क्या होगा, फिर फैसिलिटी हो जाएगी, कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा आपको, कुछ सब्जेक्ट जो है सर पढ़ा देंगे, कुछ सब्जेक्ट दूसरे सर, तो आपके लिए पास 3-3 टीचर हो जाएंगे। और हमारा फायदा क्या होगा? हमारी क्लास में स्ट्रेंथ दिखेगी, कि हमारी क्लास में भी ऐसा लगेगा कि हाँ सर है कुछ इज्जत लायक कुछ पढ़ा रहे हैं कुछ बच्चों को। कोई झांकता है तो ये देखता है 3 आज 3 ही, बड़ी कोचिंग है रुद्र का नाम बड़ा चलता है, लेकिन 3 बच्चे पढ़ाते हैं सर, है ना। तो अपन कम से कम कुछ ना दिखे तो भीड़ दिखे, ठीक। तो सुबह आ जाया करो आप लोग, ठीक। तो जिससे कि सबके लिए आसान, मतलब सबका फायदा, सबके लिए विन विन होगा। हमारे लिए क्या होगा कि हमारा काम 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, आपके लिए होगा कि आप को 3 टीचर्स की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब फिर आगे बस बंद करते हैं। तो क्या कहा मैंने कि चांदनी चौक, जहां अभी चुनाव पड़ रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, ठीक, राष्ट्रपति भवन हमारे देश का, ठीक, ये कौन सा नहीं, रॉयल रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स इज द पार्ट ऑफ अरावली।
रायसीना, तो पूरा राजस्थान को क्रॉस करती हुई ये दिल्ली पहुंचती है, गुजरात से चलती है। ओके, समझ गए? अब ऐसे बस देख लीजिए क्या कि अब ये अरावली हो गई, ये अरावली हो गई ना, ठीक, और ये हो गई विंध्याचल पर्वत, और ये हो गई सतपुड़ा, ठीक। इन तीनों का ओरिजिन गुजरात में है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा गुजरात में जहां से निकलती, यानी जहां से शुरू होती है, जहां से पहाड़ियां आपको दिखना शुरू होती है, उस जगह का नाम है राजपीपला। तो राजपीपला से सतपुड़ा शुरू होती है। ओके, और ये जो दूसरी वाली है, ये जगह, ये दोनों पहाड़ियां जहां से निकलती हैं, इस जगह का नाम है पावागढ़ी। नाम सुना होगा, है ना? क्या है पावागढ़ी में? क्या है पता है? नहीं सुना है? सच में सुना है, मुझे यकीन है सुना है। क्या है? हाँ, यहाँ महाकाली का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। इतना फेमस मंदिर है कि गरबे में हम यही गीत गाते हैं, पंखीणा रे पंखीणा। ये गाना सुना है कि नहीं? उड़ के जावा रे, कहाँ जावा? पावागढ़ी के महाकाली। हाँ, ऐसा ही है ना कुछ, तो वो वही पावागढ़ी है। तो ये यही पावागढ़ी और चांपानेर, इस जगह का नाम है पावागढ़ी चांपानेर। मतलब पावागढ़ी चांपानेर का मतलब हो गया कि जैसे भोपाल रायसेन, ये एक बड़ा इलाका, तो पावागढ़ी चांपानेर, ठीक है, पावागढ़ी चांपानेर। ओके, यहां से ही ये दोनों, विंध्यन भी यहीं से निकलती है और अरावली भी यहीं से। अरावली ओल्ड फोल्डेड है और विंध्यन ब्लॉक है। इवन विंध्यन ब्लॉक भी नहीं, विंध्यन मिक्स है, कहीं कहीं ब्लॉक है, मेजर पोर्शन इसका ब्लॉक है, कहीं कहीं ब्लॉक है, कहीं फोल्ड हो गई है, कहीं कहीं जो है ये प्लेट्यू ने ही माउंटेन बना दिया है, पठार ने ही पर्वत बना दिया है। क्लियर है? बट ऐसे नॉर्मली आप इसको ब्लॉक बोल दोगे, और ये भी ब्लॉक है, ठीक। तो ये यहां से कहां तक? ये यहां से चांदनी चौक, ठीक है। पहले हमने सिर्फ यही सुना था, चाइना टू चांदनी चौक। मूवी आई थी, पता आपको? चाइना टू, किसी की मूवी थी? अक्षय कुमार की। अब भूल जाना उस मूवी को, अब कहना पावागढ़ी टू चांदनी चौक, अरावली है। क्लियर है? कहां से? पावागढ़ी टू चांदनी चौक। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, माउंट आबू, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही जिले में है। इसके इधर क्या है बच्चा? क्या बोलेंगे? अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान है। क्या है? पूरा रेत है। जहां अरावली क्रॉस किया आपने और अरावली क्रॉस करके इधर गए, आपको डेजर्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा? ऊंट मिलेंगे। क्या मिलेगा? ऊंट मिलेंगे, रेगिस्तान मिलेगा, आंधी मिलेगी, तूफान मिलेगा, रेत के टीले मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो सिर्फ पानी, ठीक। तो इधर कई सारे शहर हैं, कई सारे शहर, मतलब इंसान हर जगह, मैंने कहा ना, पानी मिले ना मिले इंसान मिलेगा। तो यहाँ जो शहर हैं, ज़्यादातर शहरों के नाम मेर या नेर हैं। मेर या नेर, क्या? हाँ, रेगिस्तान में पहाड़ों को मेर कहा जाता है, जैसे जैसलमेर, जैसे बाड़मेर। क्लियर है? और नेर बीकानेर, तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ वाटर का एक लौता सोर्स, एकमात्र स्रोत है, पानी का इकलौता स्रोत है। क्या? एक नहर। यहाँ नदी नहीं है, रेगिस्तान में नदी है ही नहीं, नेचुरल कोई रिवर नहीं है, सूखा पड़ा रहता है, बारिश होती ही नहीं है, तब भी लोग रहते हैं। तो लोग रहते हैं तो पानी तो चाहिए ना, कि नहीं? तो पानी कौन लाता है? भारत की सबसे लंबी नहर, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? अच्छा, इधर हो गया रेगिस्तान।
आगे बढ़ते जाओगे पाकिस्तान आ जाएगा। इधर ये क्षेत्र जो है दिस, ये क्षेत्र, ठीक, क्या ये जो इलाका है, ये इलाका प्लेट्यू कहलाता है, पठार। किसके किसके? विंध्य और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है वो पठार कहलाता है, और वो कहलाता है मालवा का पठार। क्या? तो मालवा का पठार बोले तो किसके किसके बीच में मालवा का पठार? अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में मालवा का प्लेट्यू है, मालवा का पठार है। और जहां ये फ्री हो गया, अब ऐसे इधर भी पठार है, तो बट अरावली के बीच में नहीं है ये पठार। आगे इस पठार का एंड होता है गंगा का मैदान, ठीक है। तो गंगा का मैदान और विंध्य के बीच में जो पठार है वो बुंदेलखंड का पठार है या मध्य भारत का पठार है, समझे? तो एक तरफ बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, और उससे आगे बढ़ते हैं तो रीवा पन्ना का पठार, और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो बघेलखंड का पठार। तो ये हमारे मध्य प्रदेश या कह लीजिए सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के मुख्य पठारी भाग हैं। क्लियर है? हाँ। अब एक छोटी सी बात और बता दूं, बस बात खत्म करके मैं भी चलूं, आप भी जाओ, ठीक। देखो कैसा हुआ था कि ऐसे जब हमने कहा था कि ये प्लेट ऐसे टूटी, क्रैक हुआ, बीच में प्लेट में क्रैक हुआ, और इसके बाद प्लेट इधर खिसकने लगी और ये प्लेट इधर खिसकने लगी, ठीक है। अब चलो एक प्लेट गायब कर दो, बस ये प्लेट बची, और ये खिसकते 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 खिसक गई आगे। बारिश वारिश हुई, इसका स्लोप इधर था तो थोड़ा ये ऐसी बन गई, ऐसी हो गई, ऐसी। अब जाके कहीं ये टकराई तो यहां पर है समुद्र, यहां पर है समुद्र। अब समुद्र के तट से, समुद्र के किनारे से जब ऐसे खड़े होकर देखोगे तो ये आपको दिखेगा पहाड़, समझे? एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, ये कोई पहाड़ी नहीं है, एक्चुअल में ये वो जो प्लेट थी, प्लेट का कॉर्नर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, प्लेट का किनारा है, वो प्लेट का कॉर्नर है, वो जो टूट के किसी से अलग हुआ था। इसका पीस लाके जोड़ दो, पहाड़ खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो पीस अलग किसी दिशा में चला गया, ये अलग दिशा में चला आया, और यहां नीचे ये बन गया, पानी भर गया, महासागर बन गया। अब महासागर के किनारे से खड़े होकर देखोगे तो पहाड़ दिखेगा। ये पहाड़ ही है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब आपसे कभी कोई पूछ ले कि सर ने आपको इतना तो बताया कि हिमालय न्यू फोल्डेड है, अरावली ओल्ड फोल्डेड है, सतपुड़ा विंध्यन जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है, और नर्मदा वैली, रिफ्ट वैली है, ठीक है। तो ये बताओ वेस्टर्न घाट कैसा पर्वत है? तो आप बोलना वो ना तो वोल्केनिक माउंटेन है, ना ब्लॉक पर्वत है, ना फोल्डेड माउंटेन है, बल्कि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का किनारा है। क्या समझे? महाद्वीपीय जो प्लेट है उसकी कगार बोलते, कगार, ठीक। तो उसको बोले तो कगारी उच्च भूमि, क्या कगारी उच्च भूमि कहलाती है। इज इट ओके? तो यही ईस्टर्न घाट है, यही वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट से ऊंचा है और ईस्टर्न घाट नीचे है, तो जो भी नदी वेस्टर्न घाट से निकलेगी वो ईस्टर्न घाट की तरफ आएगी, ठीक है। वेस्टर्न घाट से कोई नदी निकलती है तो ईस्टर्न घाट की तरफ, क्योंकि स्लोप उधर की तरफ है। आ रही बात समझ में? मतलब महाराष्ट्र से, कर्नाटक से कोई नदी निकलती है तो वो उड़ीसा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ आएगी, इधर पूरब की ओर बहती हुई आएगी। मतलब यहां से कोई भी नदी निकलेगी तो यहां बहती हुई आएगी, समझे? तो इसलिए इधर की नदियां ऐसे पूरब की ओर बहेंगी और लंबी होंगी, और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे नदियों की लंबाई कम होती जाएगी, समझे? अब अगर सपोज कर, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं जो टीचर्स आमतौर पर नहीं बताते। अगर आपको 3 नदी दे दी जाए ऐसे ही, और बोला जाए इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, या इन नदियों को लंबाई के क्रम में सजाइए, और एक नदी बस आपको इतना पता हो कि ऊपर वाली कौन सी है। ऊपर सबसे ऊपर गोदावरी है, उसके नीचे कृष्णा है,
सबसे नीचे कावेरी है, समझे? तो ऑब्वियसली ना, इनमें गोदावरी गोदावरी यहां से निकल के यहां, कृष्णा यहां से यहां, कावेरी यहां से यहां, ठीक? तो अब फिर ये मत कहना ना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था लंबाई उम्बाई नदियों की, ये कैसे बता सकते हैं? तो इस क्या कहेगा वो कि कॉमन मैन के पास कॉमन सेंस का अभाव है। नहीं, कॉमन मैन इज नॉट सो कॉमन। ऐसे लोग जिनके पास कॉमन सेंस बहुत नहीं होते हैं, ये लोग अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करते। हमारे कंट्री में, समझे, कॉमन सेंस का उपयोग करने वाले लोग कम हैं। राहुल गांधी की तरह भाषण रटने वाले लोग ज्यादा हैं। कुछ भी रटा दो उसको, कुछ भी बोलता है बंदा, समझे? मतलब अगर उसे लिख के दे दिया जाए कि भारत की राजधानी इस्लामाबाद, पक्का बोल देगा 100। अपना दिमाग ही नहीं लगाता वो, सही, इसीलिए वो पप्पू है, सही, इसीलिए उसे लोग पप्पू कहते हैं। समझ गए ना? मतलब अभी कल परसों में कुछ उसने ऐसी, परसों या शायद कल, भाषण, राष्ट्रपति के भाषण, अब भाषण पर वो बोलने का मौका, उसमें भी कुछ उसने ऐसा बोला कि निहायत ही बेवकूफों वाली, पूरा सदन हंसने लगा। तो कुछ भी बोलता है वो। तो बताओ, अच्छा चलते चलते क्या बनना है? राहुल गांधी नहीं ना, राहुल गांधी कभी नहीं बनना, पप्पू नहीं बनना है अपने को, ठीक है? अपन तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, चीजों को रटने से ज्यादा समझना है। और किसी ना किसी ट्रिक से, जैसे चीजें होती है ना कि कैसा होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई मतलब ज्ञान, ठीक? और एक एक चीजें, जो एक एक फैक्ट होता है, एक एक तथ्य होता है, वो ज्ञान का एक एक मोती, क्या समझे? मोती, 100 मोती मैं आपको दे दूं, सहेज लोगे आप? नहीं ना, किसी तरह से नहीं सहेज सकते। ऐसे मुट्ठी में करो क्या होगा? फिसल जाएगी। सहेजने का तरीका क्या है? पिरो लो, माला बना लो। ऐसे ज्ञान की माला बनाओ कि एक खींचो अरावली, पावागढ़ी आ जाए झट से, खींचो पावागढ़ी, खींचो विंध्यन आ जाए, विंध्यन खींचो मालवा आ जाए, मालवा खींचो बुंदेलखंड आ जाए, ओके, बघेलखंड। ऐसे एक के बाद एक दाना खींचते जाओ, कनेक्ट। यानी नॉलेज को टुकड़ों टुकड़ों में मत पढ़ो, नॉलेज को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ो। सब कुछ कनेक्टेड है। आपका क्लास था हिमालयन, कल बताऊंगा, ओके, हिमालयन। और जैसे कल मैं सुबह पढ़ाऊंगा, तो जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेना। मतलब रहेगा ज्योग्राफी का ही, इंडियन, बट शायद कुछ आगे चल रहा है। तो इसके बाद हिमालयन, उस क्लास के बाद लंच करके, और लंच करने के बाद फिर मैं जो आपका जो गैप है दोनों क्लासेस के बीच में, उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।